हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिस्ट्री फैक्ट सीरीज लगातार आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। तो आज हम लोग हिस्ट्री फैक्ट सीरीज के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपकी यूपीपीसीएस पीटी 2026 का जो हिस्ट्री क्लास चल रही है उसको भी देखना है, फैक्ट सीरीज को भी देखना है, ताकि आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कहीं मिस ना हो जाए। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे आपका कंप्लीट क्लास हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास इसी वजह से चलाई गई है कि जो अन्य आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे नोट्स में जो हमने बना रखे थे, उन नोट्स उसी को एज इट इज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको जोड़ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में ऋग वैदिक काल हमें दिखाई पड़ता है। तो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग वैदिक काल, फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल दिखाई पड़ता है। तो ऋग वैदिक काल में आप देखेंगे इसका डेट कितना दिखाई पड़ता है, 1500 से लेकर के 1000 बीसी। तो सबसे पहले आपको ऋग वैदिक काल का डेट याद कर लेना है, 1500 से लेकर के 1000 बीसी के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद जो आएगा वो उत्तर वैदिक काल के आएगा। तो ऋग वैदिक काल की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था वहां की कैसी है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट हमें याद कर लेना है। जैसे बाल विवाह उस समय था, तो आप कहेंगे कि ऋग वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन हमें दिखाई पड़ता है। पर्दा प्रथा उस समय महिलाओं को एक प्रकार से काफी आजादी, काफी हद तक आप कहेंगे कि आजादी दी गई थी। तो पर्दा प्रथा नहीं था। ठीक है, सती प्रथा, ये जो मुख्य बात है जिसको आप देखेंगे कि भारतीय समाज ने एक रूढ़ी बना रखी थी। इस रूढ़ी पर विशेष ध्यान रखना है कि ऋग वैदिक काल में सती प्रथा जैसी कुरीति हमें नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, ये याद कर लेना आपको। विधवा विवाह की व्यवस्था थी। मान लीजिए किसी जो है स्त्री का अगर पति डेड कर जाए, अचानक से अगर उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसको फिर से नया जीवन साथी चुनने का विकल्प दिया जाता था, जो कि आप देखेंगे प्रगतिशील समाज की जो है पहचान है। किसी भी व्यक्ति का जीवन संगी अगर बीच समय में छोड़ के चला जाए, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए, एक प्रगतिशील समाज उसको नए जीवन साथी चुनने का मौका देता है। और वही यहाँ पर दिखाई पड़ता है ऋग वैदिक काल में भी। दहेज प्रथा की बातें यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती। तो कभी आपसे कोई पूछे कि क्या आपको जो है ऋग वैदिक काल में दहेज प्रथा दिखाई पड़ती, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है। विधवा विवाह दिखाई पड़ता है, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। सती प्रथा बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी। बाल विवाह बिल्कुल नहीं था। ठीक है, दास प्रथा जैसे एक कुरीति आप देखेंगे दिखाई पड़ता है। अच्छा, उसका रीजन भी है। उसका कारण ये है कि उस समय एक प्रकार से जो राजतंत्रात्मक शासन था, उसके अंतर्गत कई प्रकार के लोगों को सेवा भाव के लिए रखा जाता था। ये राजा के सेवक हैं, रानी के सेवक हैं, या फिर अन्य मंत्री के सेवक हैं। तो इस वजह से दासों की जो व्यवस्था है, आप यहाँ कहेंगे दास प्रथा तो थी लेकिन बहुत दयनीय नहीं थी। आप ये कहेंगे कि बहुत दयनीय स्थिति इनकी नहीं थी। ठीक है, बहुत दयनीय नहीं थी, दास प्रथा थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण किया जाता था। बाद में तो आप जो स्थिति देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, खासकर 1000 से लेकर के 600 बीसी के आसपास, वहां पर दासों की स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई। उसका कारण क्या है, राजशाही धीरे धीरे बढ़ती चली गई और पुरोहित वर्ग जो आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल से प्रखर रूप से सामने आता है। पुरोहित वर्ग ने दासों की स्थिति को और जो है एक प्रकार से दयनीय बना दिया, पुरोहित और शासक वर्गों ने। यहाँ पर जो हमें विवाह पद्धति दिखाई पड़ती है वो एक पत्नीत्व दिखाई पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि प्रगतिशील समाज का मानक यही है कि किसी भी जीवन साथी के साथ रहा जाए तो फिर चीटिंग वाला मामला ना हो ना। तो एक पत्नी का यहाँ पर आप देखेंगे प्रावधान दिखाई पड़ता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आगे चल करके आप देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास में दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का तात्पर्य वो कहना भी चाह रहे हैं कि वैदिक परंपरा को, खासकर ऋग वैदिक काल के परंपरा को अपनाओ। यहाँ पर हमारे यहाँ जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है उसकी तरफ लौटो। और दूसरी जो बात दिखाई पड़ती है, पुत्रियों का उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता था, जैसे अभी आप देखेंगे बालक को किसी भी जो है बालक को विद्या ग्रहण करने के लिए जब भेजा जाता है तो उसका यज्ञोपवीत करवाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे यज्ञोपवीत करवाया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है, जनेऊ आपने देखा होगा कई सारे जो अभी संपन्न वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण घर से अगर ताल्लुकात रखते हैं, तो उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा जनेऊ धारण करवाना। तो उसी को कहते हैं, पुत्रियों को भी उपनयन संस्कार दिया जाता था। उपनयन संस्कार में केवल जनेऊ ही नहीं आता, इसमें विद्या ग्रहण करने से पूर्व, विद्या ग्रहण करने से पूर्व नियम, करने से पूर्व
कुछ नियम आपको बताए जाते हैं, जैसे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कम सोना है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे खाना कम है, वही काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेवचा अल्पाहारी पंच लक्षण विद्यार्थी पंच लक्षणम, ठीक है। तो वही सारी चीजें आप देखेंगे, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये यज्ञोपवीत का मतलब ये हुआ, जनेऊ धारण करना तो हुआ ही है, विद्या ग्रहण करने से पूर्व नियम बताए जाते थे कि किस तरीके से नियम हमें आगे विद्यार्थी जीवन में बनाना है। अब आप ऐसी व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? ऐसी व्यवस्था को आप कहेंगे बिल्कुल प्रगतिशील समाज है, बिल्कुल वैज्ञानिक चेतना से जो है एक प्रकार से सहित समाज है। तो वैज्ञानिक चेतना सहित समाज हमें ये अपने यहाँ का दिखाई पड़ता है। तो मैकाले साहब ने कहा था भाई कि हमारे यहाँ के लोग जो है बिल्कुल ग्रामीण है, गंवार हैं, तो उनको ये सभ्यता पहले पढ़नी चाहिए। तो वैज्ञानिक चेतना जो है और इसके साथ साथ में प्रगतिशील समाज आप कह सकते हैं कि हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये हमने आपको केवल समझाने के फैक्ट में, कभी देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि कौन सी प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपसे दे दिया कि सती प्रथा प्रचलित थी, दूसरा एग्जांपल दिया दहेज प्रथा प्रचलित नहीं थी, तीसरा एग्जांपल दिया दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, चौथा ऑप्शन दे दिया एक बहुपत्नित्व विवाह का प्रचलन था। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने फैक्ट इसका नाम रखा है कि जब आपसे कभी पूछा जाए तो आपको क्रम से याद कर लेना है, इनको लिख भी लेना है कि भाई हमें दास प्रथा नहीं दिखाई पड़ती, बहुपत्नी विवाह नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है, यहाँ पर पुत्रियों का उपनयन संस्कार भी दिखाई पड़ता। इसी वजह से मैंने इसको लाइन से लिख दिया है ताकि कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाए तो फिर आप गलत ना करें। यहाँ पर देखिए एक बात जो प्रमुख तौर पर दिखाई पड़ती है, समाज जो है हमें पितृसत्तात्मक दिखाई पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि समाज में पुरुषों का महत्व तो था, पुरुषों की प्रधानता थी, लेकिन आप कहेंगे कि पुरुषों की प्रधानता जो है वो एक प्रकार से लोकतांत्रिक रूप से थी। ऐसा नहीं है कि पुरुष का ही बनाया हुआ नियम पूरी तरीके से मान्य होगा। महिलाओं से भी आप देखेंगे विचार विमर्श करने के लिए महिलाओं को भी सभा और समितियों में बुलाया जाता था, उनकी भी राय मांगी जाती थी और उनके राय के आधार पर ही आगे डिसीजन लिया जाता था। तो आप कहेंगे कि समाज पितृसत्तात्मक तो था लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से था। ऐसा नहीं है कि प्रधानता पुरुषों की थी, ऐसा नहीं, परिवार का मुखिया पिता होता था, तो आप कहेंगे कि पुरुषों की प्रधानता थी, लेकिन पिता का ही चले ऐसा नहीं था। वहां पर जो उनकी स्त्रियां होती थी, जो भी उनके घर में कोई महिलाएं हैं, तो उनका भी वहां पर राय विचार विमर्श देखा जाता, ठीक है। सबसे छोटी इकाई की बात करें तो परिवार या कुल होता था और उसके बाद में उसके मुखिया को कुलप कहते थे। क्या कहते थे? कुलप। तो आपसे जब कभी पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई, आपको परिवार दिखाई पड़ेगा। संयुक्त परिवार हमारे यहाँ दिखाई पड़ता है, जैसे अभी न्यूक्लियर फैमिली की प्रचलन आप देखेंगे ज्यादा भारतीय समाज में प्रवेश कर रहा है। वेस्टर्न कंट्री का जो मूल्य है वो अपने यहाँ आ गया। पहले दादा दादी, नाना नानी, भैया भाभी, बहन सभी लोग संयुक्त रूप से रहते थे। तो ये परिवार का प्रचलन हमें अपने भारतीय समाज में दिखाई पड़ता है। वर्ण व्यवस्था जरूर यहाँ पर दिखाई पड़ती है, लेकिन आप कहेंगे कि प्रखर रूप नहीं दिखाई पड़ता इसका, लेकिन प्रखर रूप नहीं था। वर्ण व्यवस्था थी लेकिन प्रखर नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्णों के आधार पर व्यापक स्तर से छुआछूत होता है, ऐसा नहीं था। स्त्रियां यज्ञ कर्म में भाग ले सकती थी। यही आप देखेंगे कि ये जो विधान है ये आगे चल करके फिर उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों के द्वारा आप देखेंगे, और पुरुष वर्ग अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए जो है स्त्रियों को दबाना स्टार्ट कर देता, ठीक है। तो आप देखेंगे पुरुषों को ये पहले से ही भान था कि स्त्रियां आगे निकल जाएंगे, उनको मौका दे देंगे तो पढ़ लिख के हमको जो है कानून बताने लगेंगी। तो ऐसे कंडीशन में पुरुष जो है बहुत होशियार वर्ग का होता है, उसने जो है लड़कियों को एजुकेशन देना ही बंद करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वहां की बात करें तो कन्या को दिया जाने वाला उपहार, जैसे जब हम लोग अभी दहेज प्रथा की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि पिता जो है अपनी पुत्री को शादी के समय कुछ वस्तु देता है, तो उसी को यहाँ पर वहां तो कहा जाता था, ठीक है। फिर आप यहाँ पर स्त्री एजुकेशन को, फीमेल एजुकेशन को देखें तो फीमेल एजुकेशन थी। आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप बताएं कि लोपा मुद्रा सिक्ता अपाला और विश्ववारा, ठीक है। यहाँ पर आप घोषा भी लिख सकते हैं, अपाला घोषा, ठीक है। घोषा भी एक स्त्री थी जो विदुषी स्त्री थी। इनको क्या कहा जाता है? इनको विदुषी स्त्री कहा जाता है। विदुषी मतलब जैसे पुरुष विद्वान होता है तो स्त्रियों के लिए विदुषी लगाया जाता है। जो विद्वान स्त्रियां होती हैं उनको
विदुषी कहा जाता है। तो लोपा, मुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा, विश्ववारा, ये सब स्त्रियां पढ़ी लिखी थी और बहुत ही सभ्य सुशील स्त्रियां थी। ठीक है, तो ये हमें ऋग्वैदिक काल की बातें दिखाई पड़ती। कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो अगली स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए यहाँ भाई, ऋग्वैदिक काल में जो आजीवन स्त्रियां होती थी वो अविवाहित रहती थी, उनको अमाजु कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसी स्त्रियां जो अविवाहित रहती थी, जीवन भर विवाह नहीं करती थी, उनको अमाजु कहा जाता था। तो कहीं भी आपसे पूछा जाए कि अमाजु क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। नियोग प्रथा जो है, एक प्रथा आपको ऋग्वेद काल में दिखाई पड़ेगा। इसमें क्या होता था, जिन स्त्रियों को, मान लीजिए विवाहित स्त्री कोई महिला है, तो उसको जो है बाल या संतान नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो अपने देवर से जो है संबंध स्थापित कर करके, आप देखेंगे संतानोत्पत्ति की विधान बनाई गई थी। तो देवर का यहाँ पर आप देखेंगे, देवर का तात्पर्य आपने देखा होगा, शायद आपको पता भी हो, देवर को द्विवर कहा जाता है। तो आप यहाँ पर आपको पता होगा, द्वि का मतलब होता है द्वितीय और वर का मतलब होता है आपका पति। तो देवर का मतलब होता है द्वितीय पति। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया जी हैं उसके बाद भी देवर नियोग प्रथा में जो है क्रियाशील हो, ऐसा नहीं है। भारतीय शास्त्रीय परंपरा में आप ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ये एक विकल्प के तौर पर रखा जाता है। तो एक मान लीजिए किसी महिला के पति जो है वो एक्सपायर कर गए, तो उनका जो छोटा भाई होता था उसके साथ उनकी शादी कर दी जाती थी। तो ये इसी वजह से वहां से ये शब्द निकला है द्विवर का। ठीक है, द्वितीय वर। और ये प्रथा जो नियोग की प्रथा में दिखाई पड़ती है, ये इसी वजह से की जाती थी कि भाई जो है अगर बड़े भ्राता श्री जो है उनमें किसी प्रकार की कोई कमी है, तो ऐसे कंडीशन में उनका जो छोटा भाई है उसके साथ जो है नियोग प्रथा की व्यवस्था की गई थी। ये अपवाद स्वरूप था, ऐसा नहीं है कि ये सामान्यतः ऐसा स्वीकार था, ये अपवाद में था। इसको बहुत लंबे प्रक्रिया के बाद ही स्वीकार किया जाता था। आर्यों के वस्त्र किस तरीके से होते थे, तो आप कहेंगे आर्यों के वस्त्र सूत वस्त्र, आर्यों के वस्त्र जो है वो सूत के होते, सूती कपड़े के। ठीक है, तथा चर्म के, चमड़े के भी होते थे। ठीक है, तो आपसे कभी कोई पूछे कि भाई आर्यों के वस्त्र कैसे होते थे, तो सूती कपड़ों के। आर्य कहां से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर का जो कथन है, मैक्स मूलर ने क्या कहा कि आर्यों का जो आगमन है वो मध्य एशिया से है। और आर्यों के बारे में जानकारी वेद देते हैं हमें, खासकर ऋग्वेद जो है आर्यों के बारे में जानकारी देता है। और ये ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में आर्यों का योगदान है। आर्य आए और इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म किया, वहां गांव जो भी बस्ती बसी हुई थी उसको समाप्त किया और अपनी एक नई प्रथा चलाई जिसको ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत देख रहे हैं। ठीक है, विवाह की बात करें तो दो प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हालांकि विवाह के कई प्रकार हैं, खासकर 8 प्रकार दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनमें 2 विवाहों की चर्चा ऋग्वैदिक काल में विशेष तौर पर दिखाई पड़ती है। तो विवाह एक संस्कार माना जाता था पहले। तो यहाँ पर 2 हमें संस्कार दिखाई पड़ते हैं, तो अनुलोम विवाह दिखाई पड़ता है, दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में आप देखेंगे कि उच्च वर्ण का पुरुष है, मान लीजिए कोई अभी ब्राह्मण वर्ग का कोई पुरुष है, वो अगर किसी छोटी वर्ग के, किसी छोटी जाति के स्त्री के साथ विवाह करता है तो उसको अनुलोम विवाह माना जाता था। प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मणों की यहाँ की कन्या है और अगर किसी निम्न वर्ग का पुरुष है तो ऐसे कंडीशन में उस विवाह को प्रतिलोम विवाह माना जाता था। पेशश की बात करें, ये क्या है पेशश? तो नर्तकियों, जो नाच डांस करने वाली जो लड़कियां होती थी, महिलाएं होती थी, उनके द्वारा विशिष्ट परिधान, जैसे अभी भी आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में ये कल्चरल एक्टिविटी के समय विशिष्ट प्रकार का परिधान पहना जाता है, उसी को पेशश कहा जाता था। ठीक है, कान में आप देखेंगे कर्ण शोभन दिखाई पड़ता है, बड़े बड़े कान में कर्ण शोभन दिखाई पड़ते हैं, शीश पर कुंभ दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आभूषण पहनने की व्यवस्था हमें ऋग्वैदिक काल में दिखाई पड़ती है। राजनीतिक क्रम में अगर बढ़े, राजनीतिक प्रशासन किस तरीके से दिखाई पड़ता है, तो परिवार के स्तर पर कुल दिखाई पड़ता है। कुल का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहते थे। सामान्यतः आप देखेंगे कि घर का जो बुजुर्ग होता था, जो पितृसत्तात्मक समाज थी, तो पिता ही जो है कुलप कहलाते थे। उसके बाद में कई सारे परिवारों को मिलाकर के गांव बनता था, तो गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीणी कहते थे। अभी वर्तमान में ग्राम प्रधान, कहीं कहीं सरपंच जी, मुखिया जी कहते हैं। फिर कई सारे गांवों को मिलाकर के विश्व, जैसे वर्तमान में जिला है, उस समय विश्व हुआ करता था, उसको जो है उसके प्रमुख को विश्वपति,
जैसे अभी जिला के प्रमुख को क्या बोलते हैं, जिलाध्यक्ष बोलते हैं, प्रशासनिक प्रमुख को जिलाधिकारी बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर विश्वपति होता था। जन का मतलब राज्य होता है, कई सारे विश्व को मिलाकर के जन मिलता था, बनता था। और फिर आप देखेंगे उसके राजा को, उसके जो प्रमुख होते थे उनको राजा कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहा। अच्छा, अभी जो आपकी क्लास यूपीपीसीएस पीटी नाम से चल रही है, ये क्लास आपकी विशेष तौर पर कुछ शब्दों का या कुछ संदर्भों की चर्चा उसमें भी की जाएगी। लेकिन आप याद रखिए कि ये जो क्लास है इसमें कुछ महत्वपूर्ण और बिंदुओं की भी चर्चा कर दी जाती है। अभी जो क्लास आपकी आएगी यूपीपीसीएस पीटी नाम से, उस क्लास में आप देखेंगे कि हमें विशेष तौर पर मुख्य बातों पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। जहां पर अगर हमें लगेगा कि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है तो बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसे फैक्ट नहीं छोड़े जा रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।